second. तो लेट्स बिगिन. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तो स्टार्टिंग ऑफ विद, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन. आई एम शेयरिंग फर्स्ट एड आपके सामने. 2024 का एडिशन है. क्या आप सबको नज़र आ रहा है? तो लेट मी नो. जूम पर चैट सेक्शन होता है पैरेलल में, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन दैट सेक्शन, वरना आप बीच में पूछ भी सकते हैं. तो ठीक है, I've got a clarification. तो लेट्स बिगिन विद एम्ब्रियोलॉजी. पल्मोनरी सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी का ओरिजिन होता है फ्रॉम योर जीआईटी, जो आपका फोरगट है. तो लेट मी शो टू यू ऑन अ वाइट बोर्ड. इस पे मजीद बात हम करेंगे इन द जीआईटी सेक्शन. वी विल स्टार्ट जीआईटी सेक्शन. तो आप जीआईटी सेक्शन कर आप देखें ना. फॉर एग्जांपल, अगर इफ दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक है. दिस इज द cranial end and that is the caudal end. तो उसमें there is development of GIT. GIT के मैंने फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. You have foregut, ठीक है, and then you have a midgut, and last पर you have your hindgut. तो जो pulmonary system में it develops from the arise करता है. ठीक है. तो लेट मी शो यू एग्जांपल. इफ दिस इज द foregut क्रॉस सेक्शन, तो यहीं पर ही ना, uh, ये इफ दिस इज द posterior side और द डोर्सल साइड, ये डोर्सल है. दिस इज वेंट्रल साइड. दिस इज द वेंट्रल साइड. तो वेंट्रल साइड यानी आगे की तरफ. तो आगे की तरफ एक ये दिस इज द फोरगट नाउ. ये फोरगट है, फोरगट. और उसका भी स्पेसिफिक हिस्सा आप कह लें ईसोफेगस. ठीक है, ईसोफेगस. तो यहाँ पे एक बड बनना शुरू होता है. देयर स्टार्ट्स टू अराइज अ बड, ऐसे. ठीक है. तो आप क्रॉस सेक्शन में इसको अगर देखें तो कुछ ऐसे लगना शुरू हो जाता है. ये बर्ड ऐसे. और करते 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 इट गेट्स सेपरेटेड. एक सेप्टेशन हो जाती है बिटवीन इसोफेगस एंड दिस बर्ड. ये बर्ड फिर आगे से इट स्टार्ट्स डिवाइड इनटू फर्दर पार्ट्स. ठीक है. आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. एंड कैन यू गाइस हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? Some of the participants are complaining कि आवाज नहीं आ रही. This is the case. ठीक है, आ रही है. तो ये मैं आपको बता रहा था, ये बर्ड इट विल देन डिवाइड. या जो वो कौम के साथ करना चाहते हैं उसके बदले में तो पिछले 2 साल. डॉक्टर जैनब, आई एम म्यूटिंग यू. आपका माइक ऑन था. इट वाज कॉजिंग डिस्टरबेंस. एनीवेज, तो ये दिस इज हाउ इट्स गोना डिवाइड टू 2 पार्ट्स. वेंट्रली एक बर्ड अराइज हुआ फोरगट से, एंड नाउ इट इज डिवाइडिंग. तो दिस इज द वेंट्रम. तो ये देखें, ये इसोफेगस के एंटीरियर एक स्ट्रक्चर अराइज हुआ है. नाउ इट इज डिवाइडिंग. दिस दिस इज हाउ योर पल्मोनरी सिस्टम स्टार्ट्स टू फॉर्म. ठीक है, दिस इज हाउ योर पल्मोनरी सिस्टम स्टार्ट्स टू फॉर्म. ये दिस विल बिकम योर ट्रेकिया. और ये आपके योर ब्रोंकाई. ठीक है, योर प्राइमरी ब्रोंकाई. और यही फिर आगे फर्दर डिवाइड करते जाएंगे इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई. ठीक है. तो ये है एक बेसिक कि ये अराइज कहाँ से हो रहा है. तो इसमें ना कुछ पैथोलॉजीज होती हैं जो जीआईटी के अंदर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हुई हैं. उनको हम कहते हैं ट्रेकियो
इसोफेगियल फिस्टुलास, टेफ्स। ठीक है, ये जीआईटी के अंदर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हुई, हम जीआईटी सेक्शन में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखें मैं आपको बताया कि इसोफेगस से ही ये ट्रेकिया राइज कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि देर इज इनकम्प्लीट सेप्टेशन, यहाँ पे कुछ गैप रह जाता है बिटवीन द ट्रेकिया एंड द esophagus, they remain connected somehow, तो दैट इज कॉल्ड अ फिस्टुला। तो अगेन आप if you're interested you can go read the GIT section, ये GIT के पैथोलॉजीज के अंदर है, we will discuss in the GIT section। तो हम फर्स्ट एड पे वापस आते हैं। तो दिस ये तो थी बेसिक। अब फर्दर इसकी डेवलपमेंट को आसानी के लिए उन्होंने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, और इसका बड़ा सिंपल सा निमोनिक है that every pulmonologist can see alveoli, every stand for embryonic, P for pseudoglandular, C for canalicular, S for saccular and A for alveolar। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। तो वो चीजें क्या हैं वो मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। हम एक एक फेज को चलते जाते हैं, देखते जाते हैं। लेकिन आपको ये आपको सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है कि ये एम्ब्रियोनिक फेज अब से अब तक 4 to 7 वीक्स तक है या 16 to 25 तक है। सिर्फ कुछ जो मैं बताऊंगा वो आपने याद रखने हैं, वरना आपको क्वेश्चन बैंक्स में वो कोई नहीं है पूछ रहा, ये फालतू की चीजें। तो स्टार्टिंग ऑफ, यहाँ पे भी इसने लिखा हुआ है कि बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ द लंग बड, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, फ्रॉम डिस्टल एंड ऑफ रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम 4th वीक पे। ठीक है, तो वो लंग बड मैंने आपको भी शो किया कि 4 गट से अराइज होते हैं एंटीरियर टू द esophagus। अब ये लंग बड अराइज हुआ, इज गोना गिव राइज टू ट्रेकिया। ट्रेकिया से ब्रोंकियल बर्ड्स फिर फर्दर बनेंगे, विच विल फॉर्म योर मेन स्टेम ब्रोंकाई। तो ये इस तरह करके डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट इन द डायग्राम हियर बिलो, यहाँ पे भी उसने शो किया हुआ है। यू कैन सी के पहले एक बर्ड बना, उसे फिर फर्दर 2 लेफ्ट एंड राइट, और फिर फर्दर उसकी आगे डिवीजन होती जाएगी, जिसको उन्होंने डिफरेंट नाम दिए हैं डिफरेंट फेजेस के। तो उन्हीं फेजेस को हम अब एक एक करके देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस दौरान जो अगर एरर आ जाए तो इट विल फॉर्म एरर एट दिस स्टेज, ये जो बडिंग हो रही थी यहाँ पे, इट विल फॉर्म ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुलास, इनको टेफ कहते हैं। अगेन दे आर मेंशन इन ग्रेटर डिटेल इन द जीआईटी सेक्शन। तो ये यही बड डिवाइड होता होता मेन स्टेम ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी जिसको लोबार ब्रोंकाई कहते हैं, एंड देन टर्शरी। तो इस तरह से करके इसकी डिवीजन होगी एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। अब इसमें इंपॉर्टेंट, आपको ये सारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है, you have to remember this, tracheoesophageal fistula is glandular क्यों कहते हैं? The reason is pseudo means fake, मतलब not real। जब ये बर्ड बना और ये आगे डिवाइड कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो इट इज लाइंड विद एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये आप देखें अगर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी ऐसा ही दिखता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट ऑल्सो लुक्स लाइक द सेम। तो इसीलिए, और ये जो आपके लंग बर्ड डिवाइड कर रहे हैं आगे टर्शरी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, दे ऑल्सो अपीयर द सेम, ऐसे ही दिखते हैं वो, ऐसे ही डिवाइड हो रहे होते हैं, दे अगेन दे आर लाइंड विद cuboidal cells। दैट इज वाई दिस फेज इज कॉल्ड pseudoglandular phase। अब इस फेज की इंपॉर्टेंस क्या है? इस फेज की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें डिवीजन तो हो रही है, ये सारे एयरवेज की डिवीजन तो हो रही है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक इर्द गिर्द में आपको पता है कि लंग में 2 कंपोनेंट हैं, एक तो आपके जो एयरवेज हैं वो हैं, लेकिन सराउंडिंग में आपकी ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट भी होनी है। तो वो सूडो ग्लैंडुलर फेज में अभी तक नहीं हुई। ठीक है, वो कैनालिकुलर फेज में बेहतर होती है, स्टार्ट हो जाती है, मोडेस्ट होती है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। इसीलिए दिस फेज इज इनकम्पेटिबल विद लाइफ। तो अगर एक बच्चा फिर 5 to 7 वीक्स में डिलीवर हो जाता है तो ही कैन नॉट लिव इन एनी सर्कमस्टांस, अंडर एनी सर्कमस्टांस वो नहीं जिंदा रह सकता, बिकॉज उसके लंग में भी डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई। तो इस
सूडोग्लैंडुलर में ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फेज है कैनालिकुलर। कैनालिकुलर नाम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज द एयरवेज दे फॉर्म कैनाल्स, दे सीम लाइक कैनाल्स। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैनालिकुलर। इसकी हाई यील्ड बात ये है, ये इसका आपने इसका टाइम पीरियड याद रखना है 16 to 25। और 16 to 25 के अंदर भी आपने 20th वीक याद रखना है। 20th वीक वो टाइम होता है व्हेन द द लंग स्टार्ट टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। ठीक है, सर्फेक्टेंट एक नेचुरल ऑयली सिक्रीशन है। ठीक है, जिसका मकसद होता है सरफेस टेंशन को कम करना। अब थोड़ी सी सरफेस टेंशन पे भी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, सर्फेक्टेंट क्या है। और यहाँ पे न्यूमोसाइट्स बन जाते हैं। न्यूमोसाइट्स पे अभी आगे ही अगले पेज पर ही न्यूमोसाइट्स पे बात है, वो वहाँ पे करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 20th वीक पे, तो नीचे ये टेबल देखें आप, दिस इज द 20th वीक। ये तो ये सर्फेक्टेंट का ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं 20 वीक पे बनना शुरू हो गया सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो ये इट इज स्लोली राइजिंग। तो कमिंग बैक, तो और 25 वीक तक, 20 वीक पे सर्फेक्टेंट बनना शुरू हो गया। और 25 25th वीक तक इतना हो जाता है प्रोडक्शन, और इतनी लंग मेच्योरेशन हो जाती है कि द बेबी इज एबल टू लिव, रेस्पिरेशन कैपेबल हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे को जिंदा रहना है तो वो कम अज कम 20 से 25 वीक्स का हो, वो कम अज कम। ठीक है, तो अगेन दो चीजें इस फेज के अंदर, दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो सर्फेक्टेंट, इस पे भी हम बात करते हैं। सर्फेक्टेंट से भी पहले न्यूमोसाइट्स बन जाते हैं, न्यूमोसाइट्स पे भी हम बात करते हैं, अगले सफे पर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ सर्फेक्टेंट की, क्या इंपॉर्टेंस है, सरफेस टेंशन क्या होती है। तो लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। ये इसमें थोड़ी सी फिजिक्स इन्वॉल्व है, फिजिक्स एंड समवॉट ऑफ केमिस्ट्री। तो प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन वॉच माय वाइट बोर्ड। आपको क्या मेरा वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है? एक मुझे अश्योरेंस दे दें सो कैन वी कैन कंटिन्यू। कैन यू लुक एट माय whiteboard? Please let me know in the chat section. ये जो आपकी एल्वुलाई है ना, अगेन इसके ऊपर ना लेयर होती है। you've got moisture, you've got water, you've got water over it। पानी की एक परत, पानी की एक लेयर, मॉइस्चर की एक लेयर। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक कलर चूज करता हूँ, लेट मी चूज दिस वन विल गो, हाँ, ऐसे। ठीक है, अब इस सेक्शन को मैं थोड़ा जूम इन करने लगा हूँ, इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। सो ये आपकी इफ दिस इज द सेकेंड, इफ दिस द एल्वियोलर सरफेस। ठीक है, ये एल्वियोलर सरफेस है, और मैंने आपको कहा कि इसके ऊपर इट इज लाइंड विद फ्लूइड, वाटर। वाटर, अगेन केमिकली वाटर क्या है? केमिकली वाटर इज H2O। और H2O का अगर फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है H2O का, इसके साथ ही दूसरा होगा, इसके साथ तीसरा। और अगर इसको आप स्ट्रक्चरली देखें और H2O को, तो ऐसे होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, अगेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। मैं आपको ये इतने डीप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भूले ना ये। तो सरफेस पे जब ये H2O होते हैं, ये वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं ऐसे।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप देखें पूरी सरफेस पे ऐसे बने हुए हैं। ये इससे क्या होता है कि दे एक्सर्ट अ फोर्स। तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फोर्स क्या करती है, इट इट ट्राइज टू कोलैप्स द alveoli। ये दिस इज एक्चुअली द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। ये जो H2O के बीच में जो सरफेस पे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस प्रोड्यूसेस दिस स्ट्रेच, दिस टेंशन। अब सरफेक्टेंट क्या करता है? सरफेक्टेंट पहले तो है क्या? केमिकली ये बड़ा पसंद है एग्जामिनर्स को पूछते हैं कि सरफेक्टेंट क्या है। सरफेक्टेंट इज एक्चुअली डाई हाल्मटोइल फॉस्फोटिडिल कोलीन। ठीक है, ये उसका केमिकल नेम है। केमिकली सरफेक्टेंट इज दिस इज सरफेक्टेंट। मैंने आपको बताया सरफेक्टेंट इज एन ऑयली सिक्रीशन। ठीक है, कौन सिक्रीट करता है? न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स कौन से न्यूमोसाइट्स? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। और मैंने आपको बताया कि 20th वीक पे शुरू करते हैं। न्यूमोसाइट्स जब सिक्रीट करते हैं ना सरफेक्टेंट, तो सरफेक्टेंट क्या करेगा? सरफेक्टेंट इस जगह जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे। और जहां सरफेक्टेंट डिपॉजिट होगा, इट इज कॉजिंग डिसकंटिन्यूटी। वहां पे वाटर की लेयर कंटिन्यूस नहीं रहेगी, यहाँ पे एक ब्रेक आ गया, इसने इसको तोड़ दिया। तो ये जो एक खिंचाव बना हुआ था, एक टेंशन बनी हुई थी, उसको जगह जगह से हमने तोड़ दिया बाय एडिंग सरफेक्टेंट। दिस इज द रोल ऑफ सरफेक्टेंट इन रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। तो जब सरफेस टेंशन को हमने ऐसे कम कर दिया विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट, तो एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट पे भी मजीद आगे हम पैथोलॉजीज के अंदर बात करेंगे। आगे पैथोलॉजी सेक्शन में यू विल स्टडी अबाउट ARDS एंड NRDS। तो दिस वाज, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड इट। तो कमिंग बैक टू फर्स्ट एड, तो मैंने आपको कहा कि 20 हफ्ते पे ये सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड देन लास्ट सेक्युलर वीक में फर्दर एल्वुलर डक्ट्स बन जाती हैं। एंड यहाँ पे दो लफ्ज लिखे हुए हैं, प्राइमरी सेप्टा एंड सेकेंडरी सेप्टा। इस पे हम अभी बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। सेक्युलर फेज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एल्वुलर फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें व्हाट दे लाइक टू आस्क, वो आपसे ये पूछना पसंद करते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। तो याद रखें 10 years। 36th वीक से लेके 10 years तक। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि आपके अगर घर में कोई छोटा बच्चा है 5-6 साल का, 7-8 साल का, 2-3 साल का, उसकी पल्मोनरी डेवलपमेंट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। 10 साल की उम्र तक उसकी नंबर ऑफ एल्वुलाई बढ़ते रहेंगे 10 साल तक। तो ये अक्सर मिस्टेक करते हैं लोग कि भाई 36 वीक से बर्थ तक हो जाएगी, भाई डेवलपमेंट होगी, नहीं। 36 वीक के बर्थ के बाद भी 10 साल, जिंदगी के पहले 10 साल तक एल्वुलाई के अंदर नंबर ऑफ एल्वुलाई इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब व्हाई डज इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, उस पे मैं आपको बात बताता हूँ। अभी मैंने दो लफ्ज पढ़े, प्राइमरी सेप्टा और सेकेंडरी सेप्टा। तो अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये एल्वुलर डक्ट बन गई, एंड एल्वुलर डक्ट के फर्दर आगे से एल्वुलाई बन गया, एल्वुलर सैक बन गई है, मेरा मिनट, एस एल्वुलाई बन गया। ठीक है, लेकिन फर्दर इसके अंदर भी अभी, नाउ दिस इज द प्राइमरी सेप्टा, प्राइमरी सेप्टा। ठीक है, दिस इज प्राइमरी सेप्टा। इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगी इसका, मतलब इसको मैं माइक्रोस्कोपिकली दिखाऊं आपको। मतलब अगर एक ये सेप्टा बन गया है, तो इसके अंदर से मजीद सेप्टेशन होगी, मजीद डिवीजन होगी। तो एक बड़ा कंपार्टमेंट मजीद छोटे कंपार्टमेंट है। तो दिस वाज योर प्राइमरी सेप्टा, दीज आर सेकेंडरी सेप्टा, जो आपके 10 साल की उम्र तक बनते रहेंगे।
and that is why the number of alveoli it will keep on increasing till 10 years of age. तो ये सारी, this is all about the development of lungs. एक खास बात, one important thing जहाँ पे रोल आता है amniotic fluid का, amniotic fluid का एक बहुत रोल है इसकी, बड़ा रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ लंग, स्पेशली इन दिस। तो कमिंग बैक टू फर्स्ट एड, इस पे भी हम बात करते हैं मजीद एमनियोटिक फ्लूइड पे। तो यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है इन यूट्रो, मतलब इसको मैं आपको थोड़ा सा जुबानी बताता हूँ। जब फीटस एमनियोटिक कैविटी के अंदर होता है ना, इट्स सराउंड बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो इंजेस्ट करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना उसको इंजेस्ट करते हैं, बल्कि उसको एस्पिरेट करते हैं। दैट एमनियोटिक फ्लूइड एंटर्स द पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम में एंटर होकर ब्रोंकाई से पल्मोनरी से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से होता 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 एल्वेलाई तक जाता है। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इट प्रोमोट्स एल्वियोलर डेवलपमेंट। अगर एमनियोटिक फ्लूइड वो इंजेस्ट नहीं करेगा तो पल्मोनरी डेवलपमेंट नहीं होगी। और ऐसा होता है इन ओलिगोहाइड्रोमनियोज। ओलिगोहाइड्रोमनियोज इज अ स्टेट there is less abnormal amount, lesser than normal amount of subnormal amount of amniotic fluid in the cavity. तो इसके the fetus it fails to urinate, यूरिनेशन नहीं करता वो, और फीटस के यूरिन से ही एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। जब वो यूरिनेट नहीं करता, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनता, ओलिगोहाइड्रोमनियोज होता है। और जब ओलिगोहाइड्रोमनियोज होता है वो इंजेस्ट नहीं करता एमनियोटिक फ्लूइड को, उससे उसकी पल्मोनरी डेवलपमेंट नहीं होती, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है एमनियोटिक फ्लूइड का। दूसरी जरूरी बात यह है कि जब बर्थ होती है, मतलब बेबी जब पैदा होता है, तो ये amniotic fluid all of this is removed from the lungs and it is replaced by air। एल्वुलाई के अंदर इस amniotic fluid की जगह एयर आ जाती है, लंग्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं। और आपको पता है कि पल्मोनरी जो वेस्कुलेचर है इट डायलेट्स, और पल्मोनरी जो प्रेशर होते हैं, पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाते हैं। तो ये हेमोडायनामिक चेंजेस आती हैं जो हमने सीवीएस के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ी हैं। So you can go watch those lectures as well. They're available on YouTube. तो अगेन वो CVS की बात है। तो ये दिस इज हाउ द pulmonary डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। ये वो सारे स्टेप्स हैं जिनसे गुजरते हुए लंग्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो एज मेंशनड, इन यूट्रो ब्रीथिंग अकर्स via एस्पिरेशन एंड एक्सपल्जन ऑफ एमनोटिक फ्लूइड। उससे क्या होगा, देयर इज इंक्रीज pulmonary vascular resistance थ्रू gestation। और जब बर्थ होती है, air replaces fluid and that causes decreased pulmonary vascular resistance। तो ये वो हेमोडायनामिक चेंज। दिस वाज ऑल अबाउट द लंग डेवलपमेंट। अगेन मैं इसको लास्ट पर आपको हाईलाइट कर दूं चीजें जो आपको पता हो। ट्रेकियोसेफिकल फिस्टुला वेरी इंपॉर्टेंट, 17 वीक्स तक नहीं कर सकता, कंपेटेबल नहीं है लाइफ से। फिर मैंने आपको बताया कि नीमोसाइट्स 20th वीक पे बन जाते हैं और सर्फैक्टेंट की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। और लास्टली मैंने आपको ये बताया कि एल्वियोलर पीरियड 10 साल तक, यहाँ 8 साल लिखा है, 10 साल भी मैंने यू वर्ल्ड में 10 साल देखे। तो 8 साल 10 साल, इन सम बुक्स इट्स 8 years, इन सम बुक्स इट्स 10 years। तो दोनों ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी। फिर एक पैथोलॉजी है क्वेनल एट्रीसिया। पहले तो आपको पता हो कि क्वेना क्या होते हैं। ये जो आपकी नोज है, एंटीरियरली ये ओपन होती है, दीज आर द नेजल अपर्चर्स, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स कहते हैं इनको। पीछे जाके व्हेन दे रीच द ओरोफेरिंग्स, वहां भी इनकी ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम कहते हैं क्वेना। तो क्वेना में आपको तस्वीरें भेजता हूँ अभी, तो एक सेकंड मुझे दीजिएगा, आपको तस्वीर भेजता हूँ उसकी। ये मैंने आपको तस्वीरें भेजी हैं, ये देखें।
पहले नॉर्मल को देखते हैं, नॉर्मल में क्या हो रहा है। दिस इज योर नोस्ट्रिल, ठीक है, ये नेजल कैविटी आई, एंड ये पोस्टीरियर ओपनिंग है इसकी, दिस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड क्वेना, क्वेना, ठीक है। दिस इज क्वेनल एट्रीसिया, मतलब इसकी कैनलाइजेशन ही नहीं हुई, यहाँ बंद है, इट इज ब्लॉक्ड, so there is no connection between nasal cavity and the pharynx, कोई इसके बीच में लिंक ही नहीं है। अब ये यूनिलैटरल भी हो सकती है, यानी सिर्फ एक तरफ का नाक बंद है, ये बाइलैटरल भी हो सकती है, यानी दोनों तरफ का नाक बंद है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक सीटी स्कैन भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये अगेन एंटीरियर नेजल अपर्चर्स हैं, ये नेजल कैविटी है, और यहाँ पे देखें इट इज ब्लॉक्ड ऑन बोथ साइड्स, तो दिस इज बाइलैटरल क्वेनल एट्रीसिया। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, ये जो बच्चे होंगे ये नाक से सांस नहीं ले सकते, ये मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि नाक इनका बंद है। तो जब माएँ, इन बच्चों की माएँ इनको फीड करती हैं, व्हेन दे ब्रेस्ट फीड देम, तो जो उनका एक सोर्स है सांस लेने का, नॉर्मल बच्चा तो जब ब्रेस्ट फीड करता है हिज माउथ इज ऑक्यूपाइड, सो ही कैन नॉट ब्रीथ फ्रॉम हिज माउथ, वो अपने नाक से सांस लेता है। ये बच्चा जिसको बायलैटरल कॉर्नल एट्रीसिया है, ड्यूरिंग फीडिंग वो सांस नहीं ले सकता, ही विल बी आउट ऑफ ब्रेथ, क्योंकि उसका नाक बंद है। तो ये प्रेजेंटेशन होगी इसकी। तो नाउ लेट्स गो एंड रीड इट फ्रॉम फर्स्ट एड। दिस इज क्वेनल एट्रीसिया, वेरी सिंपल पैथोलॉजी। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, देयर इज blockage of posterior nasal opening, often associated with bony abnormalities of mid-face, most often unilateral, लेकिन अगर bilateral हो, it represents as an noisy breathing, noisy breathing or cyanosis. Cyanosis होगा that worsens during feeding and improves with crying. और इसका एक बड़ा डायग्नोस्टिक क्लू होता है, दैट इज फेलियर टू पास नेजोफेरेंजियल ट्यूब। आपको पता है ना, नेजोफेरेंजियल ट्यूब दैट पास्ड थ्रू द नोज एंड इट एंटर्स द फेरिंग्स एंड देन एंटर्स द इसोफेगस। इन बच्चों के अंदर वो पास नहीं हो सकती क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये बड़ा एक डेफिनेटिव क्लू होता है कि इसको क्वेनल एट्रीसिया है। तो अब क्वेनल एट्रीसिया कब अकेले नहीं रिप्रेजेंट करती, इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद मल्टीपल अदर पैथोलॉजीज, तो वो यहाँ पे दी हुई हैं, कैन हैव अ लुक। तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ चार्ज सिंड्रोम। चार्ज सिंड्रोम, चार्ज सिंड्रोम के अंदर और भी चीज़ें हैं, तो इसमें एट्रीसिया ऑफ क्वेनी एक होगी, अदर डिफेक्ट देयर आर जेनिटोयूरिनरी डिफेक्ट्स, ईयर डिफेक्ट्स, कोलोबोमा। कोलोबोमा इज प्रॉब्लम विद द आइरिस, आइरिस जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आइरिस होता है, दिस इज अ नॉर्मल आइरिस, कोलोबोमा का आइरिस ऐसे होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, हार्ट डिफेक्ट्स। तो दिस इज क्वेनलिटीज, आपने इसको इस तरह से रिकग्नाइज करना है। खास तौर पे बायलैटरल को, यूनिलैटरल तो आपके पास ना आए, हो सकता है वो सारी जिंदगी नॉर्मल रहे, उसको कुछ हो ही ना फील, लेकिन बायलैटरल वाला, उसमें ब्रीथिंग, नॉइजी ब्रीथिंग, साइनोसिस, और स्पेशली विच वर्सन्स अपॉन फीडिंग, तो ये उसकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो एक और पैथोलॉजी भी है विच आई डिस्कस इन सीवीएस, उसमें भी ऐसे ही होता है, इट्स उसमें भी साइनोसिस होता है विच वर्सन्स विद फीडिंग, और इट ऑल्सो वर्सन्स विद क्राइंग। तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि वो कौन सी पैथोलॉजी, हमने जिन लोगों ने सीवीएस पढ़ा था मेरे साथ उनको याद होगा। इट इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज एंड वी कॉल इट टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ठीक है। तो इसमें इसमें अपने फर्क करना आना चाहिए, टेट्रोलॉजी फेलो के अंदर आपको बड़ा ऑब्वियस मरमर मिलेगा, ठीक है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा इन द पल्मोनिक एरिया, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड टेट्रोलॉजी फेलो का साइनोसिस ठीक हो जाता है विद स्क्वाटिंग। अगेन ये सीवीएस के कोरिलेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, these can be tested. Next, pulmonary hypoplasia,
हाइपो मतलब डिक्रीज्ड, प्लेजिया मतलब सेल डिवीजन या डेवलपमेंट। तो देयर इज पुअरली डेवलप्ड ब्रोंकियल ट्री विद एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी। अब पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की एक कॉज मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, वो है पॉटर सीक्वेंस। ठीक है, एक मैंने आपको बता दी पॉटर सीक्वेंस है, वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया कैसे होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया है डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया। डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया की आपको तस्वीर सेंड करता हूँ एक, और उसका आपको मैं क्लू भी बताता हूँ कि क्लिनिकली आपको कैसे पता चलेगा कि डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया है। तो जस्ट अ सेकेंड, ये आपको एक मैं तस्वीर भेज रहा हूँ, ये देखिए, दिस इज चेस्ट एक्सरे ऑफ डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। आप बड़ा क्लियरली नोट कर सकते हैं इसमें जो इसकी ये एयर है, ठीक है, दीज आर एक्चुअली गट लूप्स, दीज आर गट लूप्स, इंटेस्टाइन लूप्स। और डायाफ्राम, ये डायाफ्राम होना चाहिए जिसका काम था कि इसको सेपरेट करता, लेकिन इन डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया they the gut loops they herniate through the diaphragm and they enter the chest cavity। तो जो आपको एमसीक्यू आएगा उसमें लिखा होगा द डॉक्टर auscultated the chest and he can hear bowel sounds in the chest, hear bowel sounds in the chest। अगर ये लफ्ज आपको नजर आ जाए वहां लिखे हुए, आपने कुछ और नहीं सोचना, आपने ये सोचना है diaphragmatic hernia सोचना है, getting bowel sounds in the chest, it is obviously, it is very clearly, it is definitely डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब जब ये डायफ्राम से क्रॉस करके इंटेस्टाइन ऑक्यूपाई कर लेती है ना चेस्ट कैविटी को, तो इट इनहिबिट्स लंग डेवलपमेंट एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। ठीक है, तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की दो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, पहले नंबर पे पॉटर सीक्वेंस, दूसरे नंबर पे डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। नेक्स्ट लंग मैलफॉर्मेशन है ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ठीक है, आपको अगेन मैं एक और आपको तस्वीर भेजता हूँ, यू कैन रिकग्नाइज के ब्रोंकोजेनिक सिस्ट कैसी नजर आती है ऑन अ सीटी स्कैन। ऑफ शेयर्ड एन इमेज, दिस इज अ सिटी स्कैन। थोड़ा सिटी स्कैन आपको मैं बता दूं कैसे पढ़ते हैं सिटी स्कैन। सिटी स्कैन जब भी आपने देखना है तो फर्स्ट ओरिएंट योरसेल्फ। ठीक है, ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड है, और ऑलवेज इमेजिन कि आप पेशेंट के पैरों की तरफ खड़े हैं। यू आर ऑब्जर्विंग द पेशेंट इंफीरियरली एट द फुट एंड, आप उसको नीचे से देख रहे हैं, दिस मेक्स इट राइट, दिस मेक्स इट लेफ्ट। ठीक है, ये हार्ड शेडो है। ये आप देखें, ये ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज एयर, दिस रिप्रेजेंट्स द लंग्स। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक हिस्सा कम है, और जो आपको सुपर डेंस व्हाइट नजर आ रहा है एरिया, दैट इज एक्चुअली द बोन, इन दिस केस ये रिब्स हैं, दिस इज द स्टर्नम। बाकी ये जो ग्रेश एरिया है, दिस इज इधर मसल और स्किन। ये जो आपको एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड और बड़ी अच्छी बाउंड्रीज के साथ नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली अ ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। और देखें इट इज फिल्ड विद फ्लूइड। ठीक है, हो सकता है आपको इसमें एयर फ्लूइड लेवल भी नजर आए। एयर फ्लूइड लेवल में ऐसा होता है कि इसमें कुछ आपको ना, ये ऐसे एक लेवल बना हुआ होता है और इसमें कुछ एयर होती है। तो दिस इज हाउ इट लुक, अगर इसमें एयर होती तो ऐसे नजर आता, एक एयर फ्लूइड ऐसे नजर आता। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। आपको स्कैन पे रिकग्नाइज करनी आनी चाहिए इस तरह के स्कैन। अगेन जब आप यूवल प्रैक्टिस करते हैं ना, यूवल में काफ़ी आपको अच्छे स्कैन्स मिलते हैं, तो आपको देख देख के आदत हो जाती है, फिर आपको मुश्किल नहीं होती। तो अगेन, डिस्क्रीट, राउंड, शार्पली डिफाइंड फ्लूइड फिल्ड डेंसिटीज ऑन चेस्ट एक्सरे। जरूरी नहीं है कि एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कैन बी मोर देन वन। एयर फिल्ड भी हो सकते हैं इफ इन्फेक्टेड। ठीक है, दे आर एसिम्टोमेटिक जनरली। ठीक है,
और they can compress the airways and they can cause recurrent respiratory infections. एग्जाम के अंदर लंग malformation में पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट के कम सवाल आते हैं। लेकिन अगर आएंगे तो क्या प्रेजेंटेशन होगी बच्चे के रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होंगे उसको, और वो एक्सरे पे फ्लूइड फिल्ड, वेल demarcated, discrete, sharply defined densities more than one on chest x-ray, तो ये उसकी appearance होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्लब सेल्स। ये अब थोड़ी सी एनाटमी की बातें शुरू हो गई हैं। क्लब सेल्स क्या होते हैं, अब मैं आपको क्लब सेल्स दिखा देता हूँ आगे। ये रेस्पिरेटरी ट्री है, ठीक है, तो ये उसके एपिथेलियम में आपको कुछ सेल्स नजर आए, दिस आर कॉल्ड क्लब सेल्स। ठीक है, ये क्लब सेल्स। क्लब सेल्स का क्या काम होता है? क्लब सेल्स के दो काम है। एक तो ये दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, ये डिवाइड करते रहते हैं। दे मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ एपिथेलियम, द कलमनर एपिथेलियम, एक ये काम है इनका। दूसरा काम इनका ये है कि जो डस्ट पार्टिकल्स, जो फॉरेन मटेरियल जो हवा के अंदर आ जाता है थ्रू द रेस्पिरेटरी एयरवेज, ये उसको कैच करते हैं एंड दे ब्रेक इट डाउन। तो इनके पास स्पेशल एंजाइम होते हैं, साइटोक्रोम P450 सिस्टम होता है इनके पास, जिसके थ्रू ये उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स रीड अबाउट दम, क्लब सेल्स के बारे में। तो दीज आर नॉन सीलिएटेड लो क्लमनर क्यूबॉइडल सिक्रीट विद सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर होते हैं। दे डिग्रेड टॉक्सिन्स विया साइटोक्रोम P450। ठीक है, एंड ये दे सिक्रीट surfactant like substance, और these are progenitor cells for club cells and ciliated cells। तो अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करते हैं और बाकी ciliated cells की पॉपुलेशन को भी मेंटेन करते हैं। तो दिस वाज अबाउट क्लब सेल्स। फिर एल्वियोलर सेल्स की थोड़ी सी बात की हुई है उसने, तो इस पे जाने से पहले लेट मी शेयर, आपको चूंकि एग्जाम में हिस्टोलॉजीज काफ़ी आती हैं, तो लेट मी शेयर हिस्टोलॉजी। जस्ट अ सेकंड। ये ये देखें, दिस इज एल्वियोलाई। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें? अब बात हो रही थी एल्वुलर सेल्स की, उनको हम कहते हैं न्यूमोसाइट्स। अब न्यूमोसाइट्स दो तरह के हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो द न्यूमोसाइट्स विच आर फॉर्मिंग द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, ये वॉल बना रहे हैं ना, तो ये टाइप 1 न्यूमोसाइट है, दिस इज टाइप 1 न्यूमोसाइट। ठीक है, और जो न्यूमोसाइट कोने पर है, एट द जंक्शन, ये यहाँ पर दीज आर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, तो अगेन जो सेप्टल वॉल बना रहा है दैट इज टाइप 1, और जो कोने पर है दैट इज टाइप 2। तो ये आपको हिस्टोलॉजी इसलिए दिखा रहा हूँ, तो एग्जाम में लेबलिंग आ सकती है, आपको शुड बी एबल रिकग्नाइज। तो ये जो वॉल में होगा वो टाइप 1 होगा, जो यहाँ कोने पर होगा इट बी टाइप 2। अब इनके फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं? टाइप 1 न्यूमोसाइट विच इज 97% ऑफ एल्वियोलर सरफेस को कवर करते हैं। मेरे को पता है कि वॉल ये बना रहे, सरफेस पे यही होता है। ठीक है, इसका क्या काम है? इसका काम है गैस एक्सचेंज, क्योंकि अगेन सरफेस पर यही है, इसके साथ ही ब्लड वेसल ने फ्लो करना है, तो गैस एक्सचेंज इसका काम है। ठीक है, एंड टाइप 2 के बारे में, टाइप 2 के फंक्शंस थोड़े ज़्यादा एग्जाम में टेस्ट करते हैं वो। इसके दो फंक्शंस हैं बड़े। पहला फंक्शन ये है, एक इट सर्व्स एज स्टेम सेल प्रीकर्सर। ये टाइप 2 इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, ये टाइप 1 भी बनाता है और टाइप 2 भी बनाता है। तो प्रीकर्सर फॉर टू सेल्स, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, अगर लंग डैमेज हो जाए तो दिस विल प्रोलिफरेट।
और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका काम जो हम डिस्कस कर चुके हैं 20वें हफ्ते में, जो ये शुरू कर देता है, दैट इज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, सिक्रीट सर्फेक्टेंट लेमुलर बॉडीज। अब ये जो लेमुलर बॉडीज है ना, इनका बहुत ज़्यादा पसंद है एग्जामिनर्स को, वो बहुत पूछते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तस्वीर देते हैं वो, और उनको बहुत पसंद है ये। तो इसकी अगेन लेट मी शेयर अ पिक्चर विद यू। आपको आपको रिकग्नाइज करनी आनी चाहिए। टाइप 2 निमोसाइट रिकग्नाइज ही ऐसे करते हैं, उसके अंदर लेमुलर बॉडी नजर आती है। लेमुलर बॉडीज क्यों? क्योंकि वो सर्फेक्टेंट बनाते हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आपके साथ शेयर करता हूँ। किधर गई तस्वीर? हाँ, ये रही। अच्छा, इससे पहले कि हम देखें लेमुलर बॉडीज को, पहले तो पता हो आपको कि ये हैं क्या, ये होती क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सर्फेक्टेंट है जो टाइप 2 निमोसाइट ने बनाना है, इट इज केमिकली डाई पाल्मेटॉयल फॉस्फेटिडलकोलिन। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड है, बेसिकली एक फॉस्फोलिपिड। तो जो टाइप 2 निमोसाइट है, उसको कोई ऐसी ऑर्गेनली चाहिए जो ये काम कर सके, जो एक्यूमुलेट करे फॉस्फोलिपिड के, स्टोर्स रखे अपने पास। तो ये जो लेमुलर बॉडीज हैं, बेसिकली ये लाइसोसोम्स, एक लाइसोसोमल कंस्ट्रक्शन है। एक लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होकर उन्होंने एक ऑर्गेनली बना दी है, जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा फॉस्फोलिपिड है, और इसी के थ्रू वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं टाइप 2 निमोसाइट। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे बड़ा इजीली रिकग्नाइज हो जाता है। तो वही मैंने आपके साथ तस्वीर शेयर की है। let me show it to you। ये, अब ये टाइप 2 निमोसाइट है, और ये हैं लेमुलर बॉडीज। ये पहचानने का तरीका क्या है? सर्कुलर होंगी, और एक पैटर्न होगा ऐसे, इसके ऊपर लाइंस लगी हुई होंगी, सर्कुलर विद ऐसे लाइन, लीनियर पैटर्न होगा इसके ऊपर। तो ये दीज आर लेमुलर बॉडीज। अगेन सिर्फ टाइप 2 मोनोमोसाइट्स में होती हैं, उनकी पहचान ही लेमुलर बॉडीज है, क्योंकि वो सर्फेक्टेंट बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूवर्ल्ड वालों को तो बहुत पसंद था। फिर यहाँ पे सर्फेक्टेंट की बात हुई हुई है। अगेन सर्फेक्टेंट का क्या काम है? इट डिक्रीजेज एल्वियोलर सरफेस टेंशन। हमने डिस्कस किया कैसे। जब सरफेस टेंशन कम होगी तो एल्वियोलर कोलैप्स कम होगा, लंग का रिकॉइल कम होगा, कंप्लायंस बेहतर हो जाएगी। ठीक है, मतलब इट कंप्लायंस, एक्चुअली कंप्लायंस कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन प्रेशर। कंप्लायंस को आसान अल्फाज में समझाऊं तो आप कितनी आराम से एक alveoli को, you can, how easily you can fill it up with air, that is a compliance. How easily you can uh, blow air into it, that is compliance. तो जब surface tension कम हो जाएगी तो it would be easier to fill air into it and expand the alveoli. तो again composed of multiple lecithins, mainly कौन सा है इसमें? डाईपाल्मेटॉयल फॉस्फेटिडलकोलिन। ठीक है, सिंथेसिस बिगिन 20 वीक्स ऑफ gestation, हमने डिस्कस कर लिया, एंड achieves mature levels at 35 वीक्स ऑफ gestation। 20 हफ्ते पे शुरू हो जाती है, 35 हफ्ते पे ऑप्टिमल सिक्रीशन हो रही होती है। फिर इसमें इसने बात की है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्फेक्टेंट सिंथेसिस। इस पे आपको क्लिनिकल कोरेट बताता हूँ। अगर आपको खदशा हो कि सर्फेक्टेंट एक फीटस के अंदर नहीं बन रहा, तो हम, वो जो मदर्स होती हैं ना, उनको प्रेग्नेंट डिलीवरी से पहले वी गिव देम इंजेक्शंस ऑफ स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन के जैसे देते हैं, ताकि उनका जो फीटस है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दे सर्फेक्टेंट। ये हम डायग्नोज कैसे करते हैं कि इसमें सर्फेक्टेंट नहीं बन रहा? देयर इज अ रेशो कॉल्ड लेसिथिन ओवर स्फिंगोमाइलिन, एलएस रेशो, वो भी हम देखते हैं वो क्या होती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसका कोरिलेट है कि जिन बच्चों की डिलीवरी सी सेक्शन से होती है, उनमें अक्सर सर्फेक्टेंट की कमी होती है, वो नहीं बना पाते सर्फेक्टेंट। उसकी वजह क्या है? देखें, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में अगर आप थोड़ा सा
स्ट्रेस को कंपेयर करें फीटस के ऊपर, जो स्ट्रेस है नॉर्मल डिलीवरी में फीटस ने जो यूट्राइन पाथवे है उससे गुजर के जाना है, ठीक है, और वो तंग है, और उस तंगी के दौरान द फीटस गेट्स इनटू स्ट्रेस, और जब स्ट्रेस में आता है फीटस ऑटोमेटिकली बॉडी कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करती है और उससे सर्फेक्टेंट उसका बन जाता है। सी सेक्शन के बच्चे के अंदर क्या होता है कि इट डज नॉट गो अंडर एनी मच स्ट्रेस एज कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। सी सेक्शन में सिंपली आपने एक इंसिजन देना है and you pop open the abdomen, the uterine cavity, and you take out the fetus। तो उसमें उसमें कोई स्ट्रेस में गुजरा ही नहीं वो, तो स्ट्रेस में नहीं गुजरा तो उसका सर्फेक्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल नहीं बढ़ा, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल का बड़ा रोल है इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो ये दो क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। तो यस, कमिंग बैक टू फर्स्ट एड। ये रही, ठीक है। तो फिर देयर इज लेप्लस, लॉ ऑफ लेप्लस, ठीक है। लॉ ऑफ लेप्लस ये कहता है कि एक कंटेनर जितना उसका रेडियस छोटा होगा, दिस इज द रेडियस, जितना उसका रेडियस कम होगा, इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू कोलैप्स, ठीक है। यानी जितना एल्वेओलाई छोटा होगा उतना ही कोलैप्स करने का चांस ज्यादा है, बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर, उसके ऊपर जो ये टेंशन है वो बढ़ जाती है। दिस इज लॉ ऑफ लेप्लस। तो लॉ ऑफ लेप्लस को हम अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब एक्सपायर करते हैं ना, एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, air leaves the alveoli and the alveolar radius decreases, so there is a good chance of collapse during expiration। तो this is law of Laplace। this is about it, यही पता होना चाहिए आपको उसके बारे में, ठीक है। तो tendency of to collapse is determined by the radius, lower the radius greater would be the tendency to collapse। फिर आते हैं alveolar macrophages, ठीक है। मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था क्लब सेल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर क्लब सेल्स होते हैं, जैसे क्लब सेल्स। इनका क्या काम था, इनका काम था एक तो ये मेंटेन रखते हैं पॉपुलेशन को, दूसरा ये जो फॉरेन मटेरियल आता है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन जो सब्सटेंसेस विच आर लेस देन 2 माइक्रोमीटर्स, जो 2 माइक्रोमीटर से छोटे सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो क्रॉस करके, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को भी क्रॉस करके एल्वुलाई के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उनमें कौन से आते हैं, उसमें आते हैं कार्बन पार्टिकल्स, सिलिकॉन पार्टिकल्स, ठीक है। नॉर्मली जो 2 माइक्रोमीटर से, ये आप याद रखें, 2 माइक्रोमीटर लिमिट है, जो 2 माइक्रोमीटर से बड़े हैं ना सब्सटेंसेस, उनको तो क्लब सेल डील कर लेगा, उनको वो पकड़ लेगा। लेकिन जो 2 माइक्रोमीटर से छोटे हैं वो एल्वुलाई में आ जाएंगे। उनमें कौन सी एग्जाम्पल है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, सिलिकॉन पार्टिकल्स हैं। तो एल्वुलाई के अंदर होते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, वो फिर इनको फेगोसाइटोज कर लेते हैं, ठीक है। तो फेगोसाइटोज फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है, और दीज ऑल्सो रिलीज साइटोकाइंस एंड एल्वियोलर प्रोटीज। इन पे मजीद हम बात करेंगे इन पैथोलॉजी सेक्शन। फिर एक खास तरह के एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस। ये सीवीएस के अंदर मैंने बड़े डिटेल में बताया था। अगेन मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। अब ये आपको जो नजर आ रहे हैं मैक्रोफेजेस, इनके अंदर आपको ये ब्राउन, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली हेमोसिड्रिन, हेमोसिड्रिन।
अब ये क्या है, ये कहाँ से आ गई भला, ये क्या चीज़ है? जो पेशेंट्स हार्ट फेलियर के हों, और याद रखें मैं एक्यूट हार्ट फेलियर नहीं कह रहा, क्रॉनिक हार्ट फेलियर कह रहा हूँ, अक्यूट नहीं कह रहा, ये फर्क याद रखना है। यू विल ऑफन लाइक्स टू टेस्ट हार्ट फेलियर सेल्स, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में होते हैं, अक्यूट में नहीं होते। एक्यूट में सिर्फ पल्मोनरी एडीमा होता है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, तो ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में पुल अप होगा और बैक इनटू द पल्मोनरी वेसल्स। वहां से क्या होगा, आरबीसीज दे विल ooze आउट इनटू द एल्वुलाई, एल्वुलाई में आरबीसीज आ गए। मैक्रोफेज क्या करेगा, उन आरबीसीज को फेगोसाइटोज कर लेगा, और उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन निकलेगी उसको तोड़ देगा और हेमोसिड्रिन बना देगा। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस, मतलब हेमोसिड्रिन रखने वाले या जो मैक्रोफेजेस जिनके अंदर हेमोसिड्रिन है उसको हम कहते हैं हेमोसिड्रिन मैक्रोफेजेस। तो ये निशानी है कि इस पेशेंट को क्रॉनिक हार्ट फेलियर है। अगेन याद रखें, एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं होते, ये लिख लें फर्स्ट एड पे, एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं होते हेमोसिड्रिन सेल्स, सिर्फ क्रोनिक हार्ट फेलियर में होते हैं हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस, जिनको हम हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है, टाइप 1 टाइप 2 लिम्फोसाइट्स एंड एल्वेलर मैक्रोफेज। ठीक है, तो नाउ मूविंग अहेड विद अनदर पैथोलॉजी, NRDS, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसका अक्सर एक्सरे आ जाता है और एक्सरे पे होती है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। तो लेट मी शेयर द एक्सरे विद यू। तो दिस इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ठीक है, को नॉर्मल एक्सरे भी दिखाता हूँ एक बल्कि, ताकि आपको फर्क पता चले, इवन दो ये एडल्ट का एक्सरे है, जस्ट फॉर कंपैरिजन। ये नॉर्मल एक्सरे है, वी कैन अप्रिशिएट यहाँ पे ब्लैक ब्लैक एरिया है विच रिप्रेजेंट्स एयर, एयर है यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए, इट इज ऑल कंजेस्टेड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वजह क्या होती है, अगेन सरफेक्टेंट नहीं बन रहा होता इतना, एंड दैट लीड्स टू कोलैप्स, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन नहीं कम हो सकी जो सरफेक्टेंट ने करनी थी। तो दिस इज व्हाट यू गेट इन NRDS। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जाके, फर्स्ट एड में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन इसके रिस्क फैक्टर्स पहले, सरफेक्टेंट डेफिशिएंसी, इंक्रीज सरफेस टेंशन, एल्वियोलर कोलैप्स, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? प्री मैच्योरिटी, अगेन मैंने आपको बताया कि जो बच्चे 20 हफ्ते से पहले हो रहे हैं पैदा, उनमें तो चांस ही नहीं है ना सर्वाइवल का। और जो 20th वीक से लेके 36 के बाद जो हो रहे हैं ना, वो तो उनका सेफ चांस है, बिकॉज अगेन 36 वीक पे ऑप्टिमल हो जाती है प्रोडक्शन, 20th वीक पे शुरू होती है। तो वो प्री मेच्योरली जब बर्थ हो जाएगी अगेन, तो वो भी रेडी नहीं होता फीटस, इतना उसका अच्छा लेवल नहीं होता प्रोडक्शन का सर्फेक्टेंट का, तो इट गोज इनटू NRDS। प्रेगनेंसी, डायबिटीज हो प्रेगनेंसी के दौरान, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, उसमें देयर इज इंक्रीज फीटल इंसुलिन विच इनहिबिट्स सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन। ठीक है, सी सेक्शन डिलीवरी, मैंने आपको भी बताया, जब एक्सप्लेन किया कि ड्यूरिंग सी सेक्शन डिलीवरी देयर इज डिक्रीज रिलीज ऑफ फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिकॉज इट इज लेस स्ट्रेसफुल देन वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाउ डू यू स्क्रीन इट। फीटल लंग मेच्योरिटी को आप स्क्रीन कैसे करते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा जो पैदा होगा इसको NRDS हो सकता है?
तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल लेते हैं और उसके हम अंदर चेक करते हैं एलएस रेशो, लेसिथिन टू स्विंगोमाइलिन रेशो। तो ये देखें, ये गेस्टेशनल एज है और इसमें ये लेसिथिन की प्रोडक्शन जो आपका सरफेक्टेंट है, तो देखें 20 वीक्स पे अभी ये शुरू हुई है। Let me choose another color। ये 20 वीक्स पे शुरू हो रहा है। एक सेकेंड, ग्रीन ठीक है, ग्रीन ठीक है। ये भी आस्ते आस्ते इसका लेवल बढ़ रहा है और बढ़ते 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 36 वीक पे जाके ऑप्टिमल हो गया। तो एल एस रेशो भी इसके साथ साथ बढ़ रही है। पहले देखें एल एस रेशो वॉज लेस देन 1, फिर वो इंक्रीज करते 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 करते, तो इफ इट इज मोर देन 2 तो हेल्दी है, लेकिन अगर 1.5 से कम है देन इट इज प्रिडिक्टिव फॉर एनआरडीएस, उस बच्चे में एनआरडीएस हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड पे एल एस रेशो कम आ रही हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे, मेटरनल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स देंगे बर्थ से पहले। बच्चे की माँ को, जो प्रेग्नेंट खातून होगी, उसको ग्लूकोकोर्टिकोइड इंजेक्शन देंगे ताकि उसकी सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, और अगर होगी अब बर्थ, आपने चेस्ट सेक्शन पे देखा, अब द और प्रेजेंटेशन क्या होगी, बल्कि उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड, जो फीटस होगा ना एनआरडीएस का, पैदाइश के बाद गैस्प कर रहा होगा ऐसे, और उसकी जो रिब्स होंगी, इंटरकोस्टल स्पेसेस ऐसे रिट्रैक्ट कर रही होंगी अंदर को, ऐसे सांस लेने की कोशिश कर रहा होगा वो, बट ही वुडंट बी एबल टू ब्रीथ। इसमें हम क्या करते हैं, सरफेक्टेंट मिलता है मार्केट के अंदर, विच इज, क्या कहते हैं उसको, जो सिंथेटिक सरफेक्टेंट होता है जो बनाया हुआ होता है हमने, तो वो उसके ब्रोंकाई के अंदर, जो उसके पल्मोनरी सिस्टम है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं थ्रू ट्यूब। ट्यूब के साथ सरफेक्टेंट उसके अंदर उसको एडमिनिस्टर करते हैं उस बच्चे के। वो सरफेक्टेंट जाता है उसके लंग्स के अंदर, एल्वुलाई तक पहुंचता है, सरफेस टेंशन को कम करता है ताकि फिर उसके लंग्स एक्सपैंड कर सकें। तो ये दो ट्रीटमेंट हैं, या तो बच्चे की माँ को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दें या बच्चे को पैदाइश पे सरफेक्टेंट दे दें। दिस इज हाउ यू ट्रीट इट। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर, इट इज ऑफ्टन आस्क्ड इन यू वर्ल्ड, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है एनआरडीएस की। एक तो सिंपली द चाइल्ड वुड मोस्ट लाइकली वॉन्ट लिव, मर जाएगा वो। लेकिन एनआरडीएस में जो बच्चे बच जाते हैं उनको क्या कहते हैं, थेरेपी के लिए O2 सप्लीमेंटेशन करते हैं तो। ठीक है, अब थेरेपेटिक O2 के फिर अपने साइड इफेक्ट्स हैं, अपने उसके नुकसान है। दैट इज, एक तो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, उनकी रेटिना जो है मेल फॉर्म्ड, उसके अंदर ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, तो पेशेंट, द चाइल्ड विल लूज हिज साइट। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है बच्चे को, जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें हेमरेज हो सकता है। और लास्टली देयर इज ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ठीक है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट एड के अंदर नहीं लिखा हुआ, मैंने ये अपनी फर्स्ट एड के अंदर यू वर्ल्ड से देख के लिखा हुआ था, तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फर्स्ट, देयर इज पुअर सेप्टेशन ऑफ एल्वेलाई, पुअर सेप्टेशन, और पुअर सेप्टेशन होगी तो क्या होगा, डायलेटेड एल्वेलाई होंगे, डायलेटेड एल्वेलाई, लार्ज डायलेटेड एल्वेलाई। एक ये चीज होगी। दूसरी चीज क्या होगी, देयर विल बी डिसमॉर्फिक एल्वेलर कैपिलरीज। डिसमॉर्फिक, ये नहीं लिखा हुआ, ये यू वर्ल्ड से देख के मैं बता रहा हूँ आपको, डिसमॉर्फिक एल्वेलर कैपिलरीज, यानी ना उसका एयरवे अच्छा बन रहा है, ना उसकी पल्मनरी सर्कुलेशन सही से बन रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। और जब उसके ये पल्मनरी सिस्टम सही से डेवलप नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो सही से गैस एक्सचेंज नहीं होगा, तो ही विल बी हैविंग लो O2 टेंशन इन हिज ब्लड। तो लो O2 टेंशन जिन भी बच्चों के अंदर होती है उनमें देर इज persistent ductus arteriosus, PDA. I discussed about this in great detail in my CVS lectures.
जो डक्टस आर्टरियोसिस होती है ना, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड द एओर्टा, ठीक है। और बर्थ के बाद ये बंद हो जाती है। कैसे बंद होती है? क्योंकि यहाँ पे लोकली बन रहे होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच कीप इट डायलेटेड। एंड सेकेंडली, आपको पता है फीटस की जो O2 टेंशन होती है वैसे ही कम होती है। फीटस नॉर्मली हाइपोक्सिक स्टेट में होता है। तो जब पैदा होता है तो ये सांस लेता है, हाइपोक्सिक स्टेट खत्म हो जाती है, उससे क्या होता है, ये वेसल, ये जो डक्टोसाइटोसिस से ये कंस्ट्रिक्ट होकर बंद हो जाती है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसके अंदर लंग डेवलपमेंट सही से नहीं हुई, उसकी O2 टेंशन तो कम ही रहेगी, तो उसमें ये डक्टस आर्टरियोसिस बंद नहीं होती, इट परसिस्ट्स। दैट इज अ पीडीए। तो देर इज अ गुड चांस ऑफ पीडीए इन एनआरडीएस पेशेंट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनआरडीएस। नेक्स्ट we've got some anatomy, okay। एनाटमी जो है हम इंशाल्लाह कल करेंगे, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। आज चूँकि पहला लेक्चर था सेशन का, तो मैं इसको यहीं तक ही लिमिट करूंगा टूवर्ड्स एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल abnormalities। किसी का कोई सवाल हो आज के सेशन के रिलेटेड तो प्लीज़ आस्क। कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ रिपीट कर दूं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। नहीं है? कोई सवाल नहीं है? ठीक है। तो इंशाल्लाह कल वी विल कंटिन्यू विद दिस, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। बहुत शुक्रिया।